तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शिमला मिर्च की फसल पर लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण, पालसा की बागवानी में ध्यान देने योग्य बातें, मक्का की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, हमारे प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने पॉली हाउस और खुले खेतों में शिमला मिर्च की फसल लगा रखी होगी और बरसात के मौसम में फसल पर अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर असर भी पड़ता है। तो किसान भाई अपनी फसल की रुपाई से पहले और बाद में इन रोगों की रोकथाम करने के लिए कौन कौन सी वैज्ञानिकों की बातों को ध्यान में रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरोल चंबा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रैना से। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको जिला चंबा में उगाई जाने वाली शिमला मिर्च की फसल के बारे में कुछ बात करूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पिछला महीना जुलाई गया, इस महीने में बारिश तो हमारे कम हुई है, परंतु नमी ज़्यादा रही है, वातावरण में काफ़ी ह्यूमिडिटी रही है और मॉइस्चर जो ज़मीन में था वो भी ज़्यादा रहा है। इसलिए शिमला मिर्च की फसल में कुछ समस्याएं किसानों को आई हैं, जिसके कारण जो मिर्चें हैं वो सड़ रही थी और पौधे सूख रहे थे। ये शिमला मिर्च चंबा में पॉली हाउस में और बाहर दोनों जगह लगी हुई है और ये जो है काफ़ी नकदी फसल जो है इसमें हमारे चंबा में मानी गई है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे थे कि फल सड़ करके गिर रहे थे, पत्ते काले पड़ रहे थे, तो जो शिमला मिर्च बाहर लगी है इसमें आपने कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए थी और अभी भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। ये एक फाइटोप्थोरा नाम की जो है फंगस बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको चाहिए था कि रिडोमिल एमजेड जो दवाई आती है वो 25 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके आप बाहर स्प्रे करें। यदि मौसम बारिश वाला रहता है तो आप जो है वो स्टिकर भी आपको मिला लेना चाहिए। और यही रोग जो है पॉली हाउस के अंदर भी आया हुआ है, तो आप पॉली हाउस में हवा का संचार जो है बढ़ा दें, जो साइड के पर्दे हैं उनको उठा करके रखें ताकि हवा अच्छी चले, नमी जो है वो थोड़ी कमी आए। और यही दवाई रिडोमिल एमजेड इसका स्प्रे जो है आप पॉली हाउस के अंदर भी कर दें। इसके अलावा जब आप शिमला मिर्च लगाते हैं तो आपको चाहिए कि इसकी जो पनीरी है उसे आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक बेबिस्टिन के घोल में डुबा करके लगाएं ताकि जो इसके सूखा रोग है वो कम से कम इसमें आए। इसके अलावा शिमला मिर्च में एफिड भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोपिरिड एक दवाई आती है उसका स्प्रे जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की जो फसल है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा में फूल जो है उसका टिकता नहीं है। तो कई किसान आते हैं कि इसका फूल झड़ रहा है, तो ये तापमान बढ़ने से जो है फूल झड़ जाता है। तो जैसे ही तापमान 30 डिग्री से नीचे आता है तो फल की सेटिंग जो है शुरू हो जाती है।
जिन्होंने पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगाई है, वो कुछ किसानों ने ध्यान नहीं दिया है कि पहले इसको अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कैसे इसकी शाखाएं छोड़नी है और इसको पूरा सहारा दे करके ऊपर तक खड़ा करना है, ताकि फल जो है सही जगह पर लगे और हमारी पैदावार जो है ठीक तरीके से हो सके। किसान भाइयों, यहाँ देखने में आ रहा है कि जितनी उपज हमें शिमला मिर्च में मिलनी चाहिए वो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जो पॉली हाउस में शिमला मिर्च लगी है वो कम से कम 65 से 70 टन पर हेक्टेयर जो है उसकी उपज आनी चाहिए, परंतु देखा गया है कि ये 35 से 40 टन तक ही सिमट कर रह जाती है, जिसके कई कारण हैं। जैसे जो खादें हैं, जो आजकल हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उनका सही समय पर प्रयोग करना और बीमारियों से और कीटों से इसको बचाना, और तीसरा इसकी ट्रेनिंग जो है अच्छी करना। दूसरा, जो बाहर हमने शिमला मिर्च लगाई है वो भी बहुत कम 10, 15, 20 ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसान जो है टन पर हेक्टेयर जो है उपज लेता है। ये भी अभी इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो गैप यही है कि सही दूरी पर मिर्चों का ना लगाना, दूसरा जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शंस के मेजर्स हैं उसको नहीं अपनाना। तो यदि आप इनको सही तरीके से अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छी उपज जो है आप बाहर ले सकते हैं। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिसका रेट हमेशा ज़्यादा ही मार्केट में रहता है। किसान भाइयों, फालसा की बागवानी राज्य में ज्यादा नहीं है और इसका प्रमुख कारण ये है कि किसानों को इसके लाभ के बारे में जानकारी ही नहीं है। लेकिन अब कुछ किसान फालसा की बागवानी करके काफी लाभ भी कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी बागवानी से अच्छा लाभ कमाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह से। फालसा एक झाड़ीनुमा पौधा है जो कि साधारणतया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाता है, परंतु बढ़ते हुए खेतीकरण, घटती हुई ज़मीनों के साथ साथ ये पौधा अपनी पहचान खो रहा है, कम होता जा रहा है। और साधारणतया चूँकि इसका फल छोटा होता है, तुड़ाई में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए किसान भाई इसका धीरे धीरे उपयोग कम कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि फालसा एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। यह फालसा ऐसी भूमि पर उगाया जाता है जो भूमि बंजर, उबड़ खाबड़ तथा अनुपयोगी होती है। ऐसी भूमि जहां अन्य कोई फसल लेना मुमकिन नहीं होता, वहां भी फालसे की खेती सफलतापूर्वक करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, भूमि से अतिरिक्त आय ली जाती है। और फालसे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा पौधा है जो किसी तरह की भूमि के साथ साथ हर तरह के पानी को भी सहन करने के लिए सहनशील फसल है। साधारणतया फालसा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जो कि दूसरे से तीसरे वर्ष के उपरांत फलन प्रारंभ करता है। फालसा, इसका प्रोपोगेशन या इसका प्रबंधन साधारणतया से बीज या इसकी कलम के द्वारा किया जाता है। बीज पूर्ण रूप से पके हुए फालसा के फल से 2 तरह की गुठलियां हमको प्राप्त होती हैं। उसमें अगर हम बड़े साइज़ की या बड़े आकार वाली गुठली को बरसात के मौसम में अच्छे से गीला करने के उपरांत इसको बोएं तो 2 से 5 दिन के उपरांत इसका अंकुरण हो जाता है और इस तरह का पौधा आपके अगले वर्ष यानी कि 6 से 7 महीने के उपरांत मुख्य खेत में ट्रांसफ़र करने लायक हो जाता है। जहाँ तक कटिंग की बात है तो फालसे के पौधे में वार्षिक रूप से कटिंग अत्यंत आवश्यक होती है और फालसे में कटिंग का समय नवंबर से लेकर दिसंबर माह का है। इस समय फालसा अपनी पत्तियां गिरा देता है तथा डोरमेंसी यानी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। अगर इस समय हम इसकी कटिंग्स तैयार कर लें तो कटिंग्स तैयार करने के लिए सबसे अच्छी विधि ये है कि बहुत अच्छी धार वाले सिकेटियर से इसको काट लें। काटने के उपरांत पेंसिल के आकार या पेंसिल की मोटाई के आकार की और 15 से 16, 17, 18 सेंटीमीटर तक की जो कलमें हम तैयार करने के बाद इसको IBA या कोई भी रूटिंग हार्मोन के घोल में 5 मिनट डुबोने के उपरांत इसको हम ट्रांसफ़र करें। थैली अथवा बहुत अच्छे से
जिसमें नरम मिट्टी डाली हुई हो, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लें। नियमित रूप से इसको पानी दें। तो फरवरी माह के ख़त्म होने के उपरांत मार्च के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह में इसमें अंकुरण प्राप्त हो जाएगा। फिर ट्रांसफ़र करके नया पौधा बना सकते हैं। फालसे में अगर देखा जाए तो साधारण रूप से अगर पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी स्क्वायर सिस्टम में हम देखें तो 4 से 6 मीटर की रखनी चाहिए। और साधारणतः जहां हम ट्रैक्टर का उपयोग करना चाहते हैं, जहां हम अंतर फसलें लेना चाहते हैं, तो वहां मैं ये आपको सलाह दूंगा कि 6 इंटू 6 मीटर की जो दूरी है वो इसके लिए आदर्श है। फालसा लगाने के उपरांत दूसरे वर्ष से फलन प्रारंभ करता है। जहां इसकी उचित देखभाल की जाए तो आप प्रथम वर्ष के उपरांत भी फल लगते हुए देख सकते हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से हम ये सलाह देंगे कि 3 वर्ष के उपरांत ही इससे फल प्राप्त किया जाए, जिससे कि किसान को उचित आमदनी प्राप्त हो, पौधा अच्छी बढ़वार कर ले तथा जो फल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जहाँ तक पौधे में इंटरकल्चर ऑपरेशंस की बात है तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा पौधा है जो स्वयं अपना आकार ले लेता है। हमको केवल ध्यान रखने की ये बात है कि प्रारंभिक अवस्था में पौधे को अच्छे से पानी दिया जाए और प्रारंभिक अवस्था में जहाँ तक संभव हो इसके लगाने के समय 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा अगर हम खोद सकें, या 2 फीट भी चल सकता है, तो गड्ढे खोदने के उपरांत इसको हम लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। फालसा लगाने का सबसे उपयुक्त समय मार्च होता है। जहां आपके पास सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो वहां इसको जुलाई के महीने में लगाना सबसे उपयुक्त होता है। जहां तक मिट्टी की बात है तो अगर एक भाग आपके खेत की मिट्टी, एक भाग अगर आपके तालाब की बची हुई मिट्टी और एक भाग आप गोबर की खाद या मींगड़ी की सड़ी हुई खाद का उपयोग करें और इस मिश्रण को आप गड्ढे में डालें तो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी और पौधा जल्दी फलन और आकार में आएगा। मैंने जहाँ तक कहा कि इसमें अगर आप उचित देखभाल करेंगे तो प्रथम वर्ष के उपरांत ही आपको फल प्रारंभ हो जाएगा, परंतु अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो तीसरे वर्ष के उपरांत ही हमको फल प्रारंभ होते हैं और तीसरे वर्ष के उपरांत हमको प्रति पौधा 5 से लेकर 15 किलो तक फल प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आपकी देखभाल के अनुसार धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। इसके फल की आयु बहुत अधिक नहीं होती, गहरे लाल होते ही इसको तुरंत तोड़ लेना चाहिए। एक खास बात यह है कि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर दिल के आकार की होती हैं, जिसको जानवर बड़े चाव से खाते हैं और इसकी पत्तियों में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी और समुचित होती है। साधारण रूप से ये पौधा 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलता है और अगर आपने इसकी अच्छी देखभाल करी तो कई जगह 40 से 50 वर्ष तक की अवधि तक भी इस पौधे का फैलाव और अच्छा उत्पाद देखा गया है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं यहाँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। उठापटक सियासत की हो या हो खेल की, हरित क्रांति से दुग्ध क्रांति, शहरीकरण से वैश्वीकरण, रहा हमेशा खबरों में। अकड़ है, नजाकत भी, दिलदार भी है, दमदार भी है, यहाँ अपराध का साया, विरोध के गुबार भी। ये है हरियाणा एनसीआर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मक्का खरीफ की एक प्रमुख फसल है जिसकी फसलें इस समय बढ़वार ले रही हैं। तो ये फसलें उचित बढ़वार ले सकें और कीट बीमारियों से मुक्त रह सकें, इसके लिए फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप तोमर से। जैसे कि पहले हम देखें कि ये फसल में आप देखते हैं कि लाइन्स में बोई जाना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी जो वो लगभग 60 सेंटीमीटर 2 फीट के बराबर होती है। उसके बाद फिर पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। पौधे लाइन में जब बोएं तो सिंगल एक
एक एक होना चाहिए। डबल पौधा होगा तो उसमें भुट्टे कम बनेंगे और अच्छा स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए इसकी जो थिनिंग है विरलीकरण कर देना चाहिए, लाइन में पौधा एक एक हो। दूसरा देखें कि इसमें जो विभिन्न तरह के खरपतवारों की विशेष समस्या होती है, क्योंकि खरीफ में लगातार वर्षा होने से विभिन्न तरह के खरपतवार अधिक होते हैं। और दूसरा ये भी है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है। शुरू की अवस्था में फसल की जो बढ़वार है वो भी तीव्र गति से नहीं होती है, इसलिए खरपतवार अधिक हो जाते हैं। खरपतवारों में देखेंगे कि चौड़ी पत्ते वाले साँठ आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लहसुआ है, कैना है। और सकरी पत्ती वालों में आप देखें तो विभिन्न तरह की जो घासें हैं, सामक है और दूब घास है, मोथा, ये इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए यदि ये बुवाई के समय आपने दवाएं नहीं डाल पाई हैं और इस अवस्था पर आपको लगता है जब फसल आपकी 35-40 दिन की है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो रहे हैं, तो 2,4-D की आधा किलोग्राम मात्रा 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण पूर्णतः हो जाएगा। परंतु ये शाकनाशियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि 2 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली बुवाई जो फसल है इस समय जब लगभग 25 से 30 दिन की हो उस समय खरपतवार निकाल देना चाहिए। और दूसरी बार जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाने की बात करते हैं, जब फसल आपकी लगभग 50 से 55 दिन की हो उस समय खरपतवार निकाल लें और मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल जब भुट्टे बनने लगते हैं और तेज़ हवा चलती हैं और बारिश होती है तो फसल गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इसमें मिट्टी चढ़ा दें और जो नाली सी बन जाएंगी वो सिंचाई भी करेंगी और अधिक बारिश होती है तो जल निकास का काम भी करती हैं। इसके साथ अब देखें हम इसमें उर्वरक प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन विशेष ज़रूरी है। तो आपने इसमें बुवाई के समय जो आजकल ज़्यादातर शंकर मक्का उगा रहे हैं उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग किया है। इसी के साथ साथ 20 किलोग्राम सल्फर की भी इसमें आवश्यकता है और उसको भी आपने बुवाई के समय उपयोग किया है। तो जो नाइट्रोजन की आधी और 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की संपूर्ण मात्रा आपने बुवाई के समय डाली है। शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट करके, एक तो जब फसल हमारी लगभग अब घुटनों की अवस्था की होने जा रही है इस अवस्था पर छिड़काव कर दें और एक हिस्सा जो बचता है उसको जब इसमें नर मंजरी निकलती है उस समय छिड़काव कर दें, यूरिया के द्वारा टॉप ड्रेस कर दें, उससे अच्छी बढ़वार होगी और पोषक तत्वों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए। इसके बाद इसमें आती है जल प्रबंधन की। तो इसमें जल प्रबंधन में 2 मुख्य बातें होती हैं, एक तो फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना और दूसरा इसमें यदि अधिक जल भराव होता है तो उसका जल निकास करना। प्रारंभिक अवस्था में हम देखें कि इसमें जल भराव की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है और उससे प्रभावित भी होती है, क्योंकि फसल छोटी अवस्था में जल भराव से ये ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि फसल में जल भराव न रहे, नहीं तो जगह जगह जमाव कम होगा या जमाव हो भी गया तो पौधे शुरू की अवस्था में अधिक प्रभावित होते हैं, सूख जाते हैं और अधिक पानी भराव से मर जाते हैं। इसलिए जल निकास जरूरी है। दूसरी बात आती है कि फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाए। जैसे खरीफ का सीज़न जो बरसात का सीज़न माना जाता है, इसमें बरसात होती है। यदि आपको लगता है कि लगातार 10 से 12 दिन तक बारिश नहीं हो रही है और फसल आपकी जल की आवश्यकता सूखती है, कहीं महसूस करती है, या दोपहरी में आप देखेंगे कि पत्ती हल्की सी लपेट सी लेने लगती है, तो उस समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। फसल की जो शुरू की अवस्था होती है, जहां हम कह रहे हैं कि नी हाइट स्टे घुटनों की अवस्था की, उस समय इसमें जो कंशुआ जिसे आप कहते हैं किसान भाई, और ये शुरू में ही आप इसके तने को भेद करता है। इसकी जो वयस्क रहते हैं वो शुरू में आके पत्ती के निचली सतह पर अंडे देते हैं और ये तने में ज़मीन के पास से ही अंदर बढ़ जाता है। वहाँ से जो शुरू की अंदर वाली पत्ती रहती है, आप जिसे गोफ कहते हैं, उसमें ये अंदर रहती है इसकी सुंडी और वहीं से इसमें काट देती है। बाद में देखेंगे आप कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है या तो सूख जाएगी गोफ, या गोफ जब ऊपर आ जाएगी तो उसमें छेद से आपको दिखेंगे, ये इसके द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप देखें कि इसमें कोई भी दानेदार जो दवा आती है, चाहे कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4G है आपकी, तो उसकी आप देखेंगे कि 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें और तुरंत अच्छी सिंचाई कर दें, क्योंकि नमी जितनी अच्छी होगी ये दवा उतना ही अच्छा काम करेगी और उससे वो पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ये दवा उपलब्ध नहीं है तो कार्बोफ्यूरान
3G इसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है। और ये दवा उपलब्ध नहीं है तो फॉरेट 10G आती है, उसकी भी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, माने 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। परंतु ये दवा जब डालें ध्यान रखें कि नमी खेत में विशेष आवश्यकता है, उसी पर ये अच्छा काम करती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होते हैं हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब आपको बताते चलते। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक में बहुत सारे जगह की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास पर्ची होगी, कच्ची जगह होगी, उसको आप पैक कर सकते हैं और वहाँ पे आप मशरूम उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। गेहूं का भूसा लगता है, आपके पास धान है तो धान का पैरा लगता है, साथ ही 2 दवाइयों का लगती है, जैसे एक रहती है फॉर्मलिन और दूसरी रहती है बेवेस्टीन, और पॉलीथीन बैग लगता है, पानी लगता है। अब इस ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है? सर्वप्रथम अपने को भूसे का उपचार करना पड़ता है। भूसे का उपचार करने के लिए एक टंकी में आप 30 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1.5 ग्राम बेवेस्टीन डालिए, 50 ml फॉर्मलिन डालिए, डंडी से घुमा दीजिए, साथ ही उसमें 3 किलो भूसा डाल दीजिए। 3 किलो भूसा डालने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पॉलीथीन बैग हैं, पॉलीथीन बैग जो है 12x18 के रहते हैं, उनमें भूसा आप भरिए और 12 घंटे आप उसको पानी में गलाइए। और सुबह जो है दूसरे दिन, अगर आपका कच्चा फर्श है तो उस पर पॉलीथीन बिछा लीजिए, अगर पक्का फर्श है तो चलेगा, उस पर आप भूसे को ढेर बना दीजिए, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा। पानी निथरने का तरीका ये है कि जब आप पानी को निथारें तो जब मुट्ठी बनाते हैं भूसे की तो अपना हाथ गीला होता है, परंतु पानी नहीं निथरना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अपना भूसा अच्छी तरह से निथर गया है। अब अपने को बैग की भराई का कार्य करना है। जो इसका बीज होता है, मशरूम का बीज होता है, उसको स्पॉन कहते हैं। यह स्पॉन जो है कृषि विश्वविद्यालय में प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको प्राप्त हो जाता है, ये आपको प्राप्त करना पड़ता है। बैग की भराई के लिए आप बैग को गोलाई से फैला लीजिए, उसमें 6 इंच पहली परत डालिए, दूसरी परत में आप बीज को गोलाई से चारों तरफ डाल दीजिए, तीसरी परत जो है भूसे की डालिए, चौथी परत फिर बीज की। इस तरह से 5 परत भूसा और 4 परत बीज की डालना पड़ती है। बैग तैयार करने के पश्चात उसको पॉलीथीन को ऊपर से बांध दिया जाता है और पॉलीथीन से बैग को बांध देने के पश्चात उसमें 30 से 35 जो छेद कर दिए जाते हैं। छेद इसलिए कराना चाहिए कि उस बैग में बराबर मात्रा में हवा का आवागमन होता रहे। साथ ही जब इन बैगों को जब आप भर लें तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसको आपको अंधेरे कमरे में रखना है, जहाँ पर तापक्रम 25 डिग्री से ऊपर ना हो तथा 80% आर्द्रता होनी चाहिए। इन बैगों को 15 से 20 दिन तक डार्क स्थान पर, गर्म स्थान पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें 15 से 20 दिन में माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। माइसीलियम डेवलपमेंट मतलब सफ़ेद एक तार जैसा चलता है जो पूरे बैग में फैल जाता है और पूरा बैग जो है कस जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। जब आप देख लें कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया है
तो बैग को की पॉलीथीन को फाड़ दें। अब इन बैग की पॉलीथीन को फाड़ने के पश्चात उन बैगों को प्लास्टिक की सुतली से टंगन टाइप के बनाकर आप बांस के टंगन बना के उसके ऊपर टांग दीजिए। आप इस स्थिति में हर दिन उसमें कम से कम 3 बार आपको सिंचाई करनी है। अब आप देखेंगे कि 21 से लेकर 25 दिन के बीच में इसमें छोटे छोटे कीलनुमा पिन हेड्स आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अपना जो मशरूम है बेचने लायक बन गया। 25 दिन में ये पहली क्रॉप इसमें से निकल आती है। एक बैग से लगभग आधा किलो उत्पादन जो है प्राप्त होता है। लगभग पूरे बैग से इसमें 1 से 1.5 किलो उत्पादन आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बैग को तैयार करने की कीमत जो है 20 रुपए होती है, परंतु इससे आपको 150 से लेकर 200 रुपए तक की कमाई एक बैग से प्राप्त हो जाती है। ये क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जो ये कहा जाता है कि इनसे कुछ नुकसान होते हैं, वो अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट, साइंटिफिकली प्रूवन रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं आई है। रादर पिछले एक दहाके का एक रिव्यू आर्टिकल बनाया गया है जिसमें 1783 पब्लिकेशंस छापी गई हैं। वो निकोलिया का ग्रुप है, उन्होंने 2013 में बहुत अच्छा एक रिव्यू आर्टिकल किया है कि इतनी स्टडीज़ हुई हैं, 1783 स्टडीज़ में भी उनको कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव ना तो एनवायरनमेंट पे लगा है, ना ही ह्यूमन हेल्थ पे लगा है, और ना ही किसी और तरह का नुकसान हुआ है। तो जो ये छापा जाता है इसको साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके पूरे हम तय तक नहीं पहुंचेंगे, हम इसके बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में नहीं नतीजे पे पहुंच सकते। तो ये जीएम क्रॉप्स को ये नहीं मानना चाहिए कि हमें यही हमारे लिए सब कुछ करेंगी, बट ये एक ज़रूरी अल्टरनेटिव रखना ज़रूरी है। अगर हमारा जैसे कि रेगुलेटरी मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से है भारतवर्ष में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ध्यान दिया जाए पूरा अच्छे से, इन फसलों का हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। जहाँ तक ये बात होती है कि ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करती हैं, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है जब भी कोई परमिशन दी जाती है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को इनको किसी भी फील्ड में लेके जाने की, कि वहाँ पे उसके आस पड़ोस में कहीं पे भी उनके वाइल्ड या वीडी रिलेटिव जो बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रखने, संभाल के रखने अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, उनसे दूर उनके टेस्ट किए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक जीएम क्रॉप की जो निरीक्षण है केस बाय केस करें। ये नहीं हम कह सकते कि सारी जीएम क्रॉप्स अच्छी ही हो सकती हैं या सब में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हर एक क्रॉप को अच्छे से निरीक्षण करने के बाद उसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकी। गुलदाउदी फूल की नर्सरी तैयारी तथा रोपाई विधि पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@eTV.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।